हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में हम नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नीट में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं बच्चों, 2019 में पूछे गए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कि आपको एक सेल दे रखा है, उस सेल का आपको ई नॉट वैल्यू पहले से ही दे रखा है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ई नॉट वो पहले से ही आपको कैलकुलेट करके दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा आरजी, और स्टैंडर्ड लगा दिया मतलब डेल्टा आर जी नॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें आपको पूछा क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा आर जी नॉट, डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछा है, मतलब डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू पूछा है। और बच्चों डेल्टा आर जी नॉट का रिलेशन ई नॉट ऑफ सेल से होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन होता है ये, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है बच्चों, डेल्टा आर जी नॉट का रिलेशन क्या होता है ई नॉट सेल के साथ, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, जहां पर एन क्या होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच हाफ। ठीक है, हर एक हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ में कितना हो रहा है, रिडक्शन हाफ में कितना हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब एनोड की तरफ और रिडक्शन मतलब कैथोड की तरफ की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एफ क्या होता है, एफ होता है आपका फेरेडे कांस्टेंट होता है, फटाफट देख लेंगे इसको। एफ होता है बच्चों फेरेडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम पर मोल। अच्छा, ई नॉट सेल क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। चलिए, तो आपको एफ की वैल्यू तो पता है ना पहले से, ये तो प्रीडिफाइंड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 96500 कूलम पर मोल। अच्छा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.24 वोल्ट हो जाएगा। तो बचा सिर्फ एक ही चीज आपको, अगर आपको इस एन की वैल्यू पता चल गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, सीधा पुट करें मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी चलते हैं एन की तरफ। एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच हाफ। तो चलिए इस सेल को हम दो हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, कौन सा रिडक्शन हाफ है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, रिडक्शन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। हालांकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बच्चों आपका एक हाफ में होगा, ऑक्सीडेशन हाफ में होगा, अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां पे होगा बच्चों, रिडक्शन हाफ में भी होगा ही होगा। ठीक है, तो किसी एक हाफ के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, उसको यहां पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इन सारी चीजों को हटा रहा हूं। ठीक, चलिए तो मैं इसको हटाता हूं और पहले फटाफट एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर आप यहां से देखेंगे बच्चों, तो देखिए Fe3+ कहां जा रहा है, Fe2+ में, यानी कि ये प्रोसेस क्या है बच्चों, ये है आपका रिडक्शन। ये चेक करिए Fe3+ फेरिक कहां जा रहा है, फेरस, यानी कि हो गया ये आपका रिडक्शन। और ये आयोडीन -1 से कहां जा रहा है बच्चों, 0 में जा रहा है, तो ये क्या होगा बच्चों आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन कहां पर, एनोड पर, और रिडक्शन कहां पर होगा बच्चों, कैथोड पर होगा। तो बस दो हाफ को अलग कर लेते हैं। एनोड हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देख लीजिए क्या है, I- किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, I2 में। अच्छा, कैथोड में आ जाइए, हालांकि दोनों की जरूरत नहीं है, किसी एक हाफ से काम चल जाएगा, फिर भी तो निकाल लेते हैं। ठीक है, कैथोड में क्या है बच्चों, ये चेक करिए रिडक्शन, Fe3+ किसमें रिड्यूस हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में। अब आप या तो इसका एन निकाल लो या तो इसका एन निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बस आपका वैल्यू आ जाएगा, उसका उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इधर देखिए आयोडीन 0, इधर आयोडीन -1, एटम को बैलेंस करेंगे, 2 आयोडीन लगा दिया, इधर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2 1 -2, इधर कितना 0, तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इधर आ जाइए, अगर आप इधर चेक करेंगे तो देखिए एक आयरन एटम बराबर है, कौन सा एटम जिसका स्टेट चेंज हो रहा है, +3 से +2 जा रहा है, और एक आयरन बराबर है। अब चलते हैं हम इस ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे, 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक, अब देखिए एनोड हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, पर कैथोड हाफ यानी बोल सकते हो रिडक्शन हाफ में कितने ट्रांसफर हो रहा है, एक का। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमको वापस इन दोनों को सम करना है, एक्सेल बनाना है, तो एनोड कैथोड को आपस में लिंक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, Fe3+ 2Fe3+ +2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा 2Fe2 पॉजिटिव। अब आप चेक कर लो, या तो आप इस हाफ को चेक कर लो या तो आप इसको चेक कर लो, एनोड हाफ या कैथोड हाफ।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना 2 इलेक्ट्रॉन, किसी एक को आपको चेक कर लेना था, ठीक है। ये आपका क्या होगा n की वैल्यू, मतलब कुल मिला करके इस प्रोसेस के लिए n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2 हो गई। अब बचा क्या, आपको E नॉट दे रखा है, आपको F ऑलरेडी याद है 96500 कूलम पर मोल होता है, और आप इस प्रोसेस के लिए, इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर रखा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों n की वैल्यू 2, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम फाइनली फॉर्मूला कर लेते हैं। कौन सी फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया, कौन सा, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस n की वैल्यू आपने 2 निकाला, 2 लिखा, अच्छा f कितना 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। तो ये होगा आपका कूलम पर मोल, अच्छा इनटू n कितनी हुआ, एक यूनिट होगी सिंपल, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ई नॉट वैल्यू कितनी है, देख लो यहां से कितनी है, ये है सॉरी 0.24 वोल्ट, ठीक है। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आ जाएगा बच्चों माइनस साइन तो ही है 46320, और कूलम इनटू ये आपका वोल्ट, ये क्या हो जाएगा बच्चों जूल, और ये मोल इनवर्स, तो ये होगा आपका जूल मोल इनवर्स। पर आपका जो आंसर किलो जूल में दे रखा है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपन 1000 करेंगे, जूल से किलो जूल में जाना है, छोटे से बड़े यूनिट में जाना है, आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -46.32 किलो जूल पर मोल। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कितना आ रहा है बच्चों -46.32 किलोजूल पर मोल। मतलब आंसर कौन सा है बच्चों, दो वैल्यू सेम है, पर देखना आपको टिक कौन सा करना है, माइनस साइन के साथ वाला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 2019 के दूसरे पूछे हुए क्वेश्चन की तरफ। तो 2019 का दूसरा पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख रखा है आपके पास एक सेल है। अब सेल जो है वो किस दो हाफ से मिलकर के बना है, मतलब एनोड कौन है कैथोड कौन है, ये यहाँ नहीं दिया है, ठीक है, बस बोल दिया एक सेल है। तो एक सेल है जिसमें देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1 हो गया। अच्छा साथ में उस सेल का आपको ई नॉट वैल्यू भी दे रखा है 0.59, मतलब आपको चाहिए क्या, सब तो दे दिया, आपको एन की वैल्यू पता चल चुका है 1। अगर जरूरत पड़ती है तो किसी फॉर्मूले में, बात की बात है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पर आप पहले वैल्यू एक्सट्रैक्ट तो करें। तो वैल्यू इसमें क्या क्या दे रखा है, एन की वैल्यू 1, ई नॉट की वैल्यू एन स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको दे रखा है 0.59 वोल्ट दे रखा है। आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। चलिए पहले बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन में आते हैं। तो हमको नस्ट इक्वेशन पता है, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन होता है बच्चों ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n इनटू लॉग ऑफ क्यूसी, ठीक है बच्चों। अब आपको टर्म बहुत क्लियर होना चाहिए, ई सेल क्या, आपको सेल का ईएमएफ है, ई नॉट सेल क्या है बच्चों, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ है। अच्छा क्यूसी क्या होता है बच्चों, तो ये क्यूसी जो है बच्चों ये होता है आपका इक्विलिब्रियम क्वेसेंट होता है, ये क्या होता है बच्चों आपका इक्विलिब्रियम क्वेसेंट होता है। अच्छा ये n क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पर एक बात का और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है बच्चों माइनस ऑफ 0.059 अपॉन n, ये आया कहां से है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये फॉर्मूला आया कहां से, देखिएगा ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इनटू लॉग ऑफ QC। आप यहां पर अगर RT अपॉन F की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, R की वैल्यू 8.314 जूल में पुट करेंगे, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर बार इसकी वैल्यू जो है RT अपॉन F जो मैंने सर्कल किया है, इसकी वैल्यू हर बार 0.059 आ जाए ये जरूरी नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, T पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि देखिए R की वैल्यू फिक्स है 8 जूल में, अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अच्छा फेरेडे 1 फेरेड आपका फिक्स है, कितना होता है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हूं 96500 कूलम पर मोल होता है। पर चीजें क्या फिक्स नहीं है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो यार क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहेगा ना। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे 298 केल्विन दे रखा है, तो 298 केल्विन पुट करते ही अगर टेम्परेचर कितना पुट किया आपने 298 केल्विन पुट किया, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों 0.059, और n तो पहले से बचा ही हुआ है, ठीक है। हालांकि इसको मैं सेटल कर लेता हूँ, है ना, ये पूरा 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू कितनी 0.059 अपॉन n है, अपॉन n है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहां से आई, और ये पर्टिकुलरली जो आपने यूज किया 0.059 हो कभी यूज करोगे जब रिएक्शन में टेम्परेचर कितना बच्चों 298 केल्विन है। अगर 298 केल्विन से टेम्परेचर कम या ज्यादा है तो ये वैल्यू भी क्या होगा, बदल जाएगा। पर आपको जो पढ़ना है और आपसे तो क्वेश्चन पूछा जाता रहा है हमेशा, वो सिर्फ 298 केल्विन पर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 0.059 यहाँ पर डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। चलिए हमको याद है कितना
0.059, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा इस रिलेशन में, इस फॉर्मूले में कहीं पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी तो है ही नहीं, ये तो क्यूसी है बच्चों, इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट है, केसी तो है ही नहीं कहीं पे। तो हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, मतलब हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाता है, जीरो। पहली चीज, सेल का ईएमएफ कितना बच्चों, जीरो। किस कंडीशन में, मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन कर रहा हूं, तो ई सेल जीरो हो जाएगा। साथ में बच्चों क्यूसी बिकम्स केसी, क्यूसी टेंड्स टू केसी। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, ई सेल जीरो कर देना था और क्यूसी को केसी बना देना था, कहां पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। चलिए, सो देयरफॉर सारी वैल्यूज पुट करिए, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू वो तो फिक्स है, दे रखा है स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना बच्चों सेल का 0.59 माइनस इसको कॉपी करेंगे 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है देख लो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पुट किया 1 इनटू log ऑफ केसी, ठीक है। अब क्या बचा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर आएगा 0.59 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.059 इनटू log ऑफ केसी। चलिए बच्चों अब इधर आ जाइए, क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका log ऑफ केसी इक्वल्स टू 0.59 अपॉन 0.059। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो log ऑफ केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। सो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी लॉग ऑफ 10। और एंटी लॉग ऑफ 10 ये तो बहुत सिंपल हो गया बच्चों, एंटी लॉग निकालना, ये सिंपल सा नंबर है, क्या करेंगे इसका एंटी लॉग निकालना, मतलब इसको 10 के पावर में लिख देंगे, 10 रेज़ टू पावर 10 हो जाएगा। तो केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 10, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चेक करो 1 into 10 की पावर 10, ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए 2019 में ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, अब चलते हैं 2018 की तरफ। 2018 में पूछे गए क्वेश्चन की तरफ देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या दे रखा है, वोल्ट 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 और ईएमएफ की बात कर रखा है, मतलब क्या ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, पर साथ में यहाँ पे एक और टर्म यूज कर रखा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिख रखा है, यानी बोल सकते हो कि डिसप्रपोर्शनेशन टर्म यूज कर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं चला जाता है रेडॉक्स में, तो बोल सकते हो कि आपका ये कंबाइंड बोल सकते हो, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट है, ठीक है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट रेडॉक्स का यूज होना है, कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होना है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट क्या दे रखा है, स्पेसीज दे रखा है। एक दे रखा है आपको क्या, BrO4 माइनस आयन, ठीक है। पर ब्रोमेट दे रखा है BrO4 माइनस, ब्रोमेट दे रखा है BrO3 माइनस, HBrO, हाइपोब्रोमाइड दे रखा है HBrO, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमाइड आयन, ठीक है। अगर आप सबका स्टेट निकालेंगे तो आपको सबका अलग अलग स्टेट मिलेगा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ब्रोमीन का सबका अलग अलग मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा आपको बोला है कि इनमें से कौन से स्पेसीज BrO4 माइनस, BrO3 माइनस, HBrO, Br2, Br माइनस, कौन सा स्पेसीज ऐसा है बच्चों जो डिसप्रोपोर्शनेट कर रहा है। चलिए तो अब सबसे मतलब जो समझ लें कि डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है बच्चों कि एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड के अंदर किसी सर्टेन एलिमेंट के एटम का ही रिडक्शन हो और उसी सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब सेम स्पीसीज के अंदर, मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट के पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन भी हो, उसी का रिडक्शन भी हो, ठीक है। चलिए तो हमको ये बताना है किसका होगा डिसप्रोपोर्शनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। चलिए ब्रोमीन क्या होगा यहाँ पे, अगर आप निकालेंगे बच्चों, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ब्रोमीन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 7, ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस का 5, ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस का 1, यहाँ ब्रोमीन फ्री स्टेट में है 0 और यहाँ ऑलरेडी क्या दे रखा है माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखो डिसप्रोपोर्शनेशन मैंने क्या बताया कि एक ही एटम का विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। तो देखो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या है +7 में, ये +7 से +5 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इस ब्रोमीन का क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। पर क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, और यहाँ दिया भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन अपने मैक्सिमम स्टेट में है, +7 इज द मैक्सिमम स्टेट, तो इसके ऊपर तो जा नहीं सकता है, मतलब ये तो आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बात आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन क्या है बच्चों +7 स्टेट में ना, +7 से +5 रिड्यूस तो हो गया, पर क्या ये ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये ब्रोमीन +7 से ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है। तो यानी ये आंसर आपका होगा नहीं, एक ऑप्शन तो गया। अच्छा अब बचा ये 3 ऑप्शन बचे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप इसको देखेंगे बच्चों तो ये ब्रोमीन +5 में है, ब्रोमेट आयन जो है उससे ब्रोमीन +5 में है। अच्छा हाइपोब्रोमाइड में क्या है बच्चों, ब्रोमीन +1 में है, मतलब +5 से +1 गया, मतलब
यहाँ का ब्रोमीन +5 से +1 मतलब क्या होगा रिडक्शन। अच्छा इसी का ब्रोमीन +5 से +7 भी तो आ सकता है, उल्टा भी तो आएगा, उल्टा भी तो आएगा। तो मतलब ये आपका आंसर एक हो सकता है क्योंकि इसका हुआ है रिडक्शन और इसी ब्रोमीन का हुआ है ऑक्सीडेशन। मिल रहा है आपको, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ चलिए यहाँ भी देखिए हाइपोब्रोमाइट में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Br+1 स्टेट में ये आगे जाके 0 यानी क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। और पीछे देखो +1 से +5 भी है, मतलब +1 से 0 रिडक्शन भी है और +1 से उसी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन +5 भी, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है आगे चलेंगे, Br2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ का ब्रोमीन देखिए एक बार 0 से -1 रिडक्शन और 0 से उल्टा आइए +1 ऑक्सीडेशन, मतलब बाकी तीनों आंसर में होने की प्रोबेबिलिटी है। Br2 भी हो सकता है, Bro3- हो सकता है और HBr भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता था, Br4- नहीं हो सकता था। ठीक है चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि मैं यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं नीचे जो मैंने पॉइंट लिखा है। अब चलिए आ जाइए इसके कंसेप्ट की तरफ को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है चलिए हम चेक करते हैं, पहले इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है हम क्या करते हैं बच्चों, ब्रोमेट को लेकर चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, E0 आप चेक करिए यहां से, Bro3-2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, HBRO में। कितना वोल्ट है बच्चों, 1.5 वोल्ट है। अच्छा यहाँ पे ब्रोमीन क्या है बच्चों आपका, यहाँ पर ब्रोमीन जो है बच्चों +5 से कहां आ रहा है, +1 में आ रहा है। मतलब ये क्या है बच्चों आपका, ये जो है बच्चों आपका है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ब्रोमीन +5 से +1 रिडक्शन हो रहा है, नॉट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, ब्रोमेटाइन Bro3- है कितना, 1.5 वोल्ट। ठीक है अब अगर हमको डिस्प्रोपोर्शनेशन चेक करना है तो हम इसी के ब्रोमीन को चेक करेंगे। अब उल्टा आ जाओ, उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, E0 Bro3- 2 Bro4-। ठीक है अब अगर आप यहाँ पर चेक करोगे बच्चों, ये तो क्या है बच्चों आपका प्लस के 5 में है। ठीक है प्लस के 5 में, इसको आप निकालेंगे तो ये प्लस के 7 में आ जाएगा। मतलब ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका ऑक्सीडेशन, उसी ब्रोमेट में ब्रोमीन का रिडक्शन, उसी ब्रोमेट में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन। चलिए तो यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका SOP। ठीक है क्योंकि ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं आपको एक और रिलेशन बता दूं बच्चों, बहुत सिंपल सा कि SOP और SRP में क्या रिलेशन होता है। तो SRP और SOP क्या होते हैं बच्चों, बाय अगर क्वांटिटी चेक करोगे तो सेम होता है, बस साइन का क्या होता है, चेंज डिफरेंस आता है, माइनस साइन लग जाता है। तो SRP इक्वल्स टू माइनस ऑफ SOP, बस ये रिलेशन होता है। तो देखिए ये जो ब्रोमेट से हाइपोब्रोमाइट में गए हैं, ठीक है वो तो आपका सीधा रिडक्शन, पर ये देखो ये दिया तो क्या है बच्चों आपका +5 से +7 मतलब रिडक्शन, पर आप तो चल रहे हो उल्टा। तो उल्टा चल रहे हो तो क्या मतलब है, उल्टा चल रहे हो मतलब अगेंस्ट द एरो जा रहे हो, मतलब क्या करोगे, माइनस साइन लगाओगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका -1.82 वोल्ट। वैल्यू तो ही कॉपी करोगे ना, पर दिया रिडक्शन है और आप उल्टा काम कर रहे हो, ऑक्सीडेशन करने की कोशिश कर रहे हो। तो SRP बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ SOP। तो क्या हो जाएगा, SOP क्या हो जाएगा बच्चों, इसी में बस माइनस साइन लगा देना था। ठीक है चलिए अब बच्चों इससे मिला करके अगर जो सेल बनाया, अगर वो सेल E0 सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब ये सेल फिजिबल है। मतलब यहाँ पर ब्रोमेट का क्या हो रहा है, ब्रोमेटायन में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सॉरी रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। बस आपको एक चीज चेक करनी, E0 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो E0 ऑफ सेल क्या होता है बच्चों, तो E0 होता है SOP कहाँ का, एनोड का, प्लस E0 होता है SRP, E0 SRP कहाँ का बच्चों, कैथोड का। ठीक है चलिए तो एनोड का SOP ये रहा आपका एनोड, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस ऑफ 1.82 वोल्ट प्लस SRP ऑफ कैथोड, SRP ऑफ कैथोड कितना है बच्चों 1.5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ 0.32 वोल्ट, जो भी होगा माइनस में आ रहा है। अगर ये माइनस आया मतलब क्या बोलेंगे बच्चों, सेल इज नॉट फिजिबल। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट की कंसेप्ट है ये, सेल क्या बच्चों फिजिबल नहीं है, मतलब कि इन दोनों को मिला करके एक सेल बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ब्रोमेट आयन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट यहाँ नहीं करेगा। ठीक है यानी कि एक आंसर तो पहले कैंसिल हो चुका था, कौन सा, Bro4- नहीं था आंसर, अब Bro3- भी हमको पता चल चुका आंसर नहीं है। ठीक है चलिए तो ये चेक हो चुका, ये चेक हो चुका। अब बच्चों चेक किसको करते हैं, HBRO के रिस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं। सेम टू सेम वैसी दो सेल बनाएंगे, एक क्या करेंगे बच्चों ब्रोमीन का रिडक्शन और एक क्या करेंगे बच्चों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन। चलिए फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है तो अगला केस जो हम लेकर के चलेंगे, अगला केस जो हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला मैं रहने देता हूं क्योंकि वो तो फॉर्मूला हर जगह पे फिक्स रहना E0 निकालने का। अब हम इसके रिस्पेक्ट अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, E0 ऑफ
HbRO2 आगे चले Br2 ये 0 ये +1 मतलब ये क्या है बच्चों रिडक्शन, मतलब ये क्या है बच्चों आपका SrP, और ये सीधा उठा के आपने कॉपी किया है SrP ही तो है रिडक्शन, एक सीक्वेंस में रिडक्शन आगे क्या हो रहा है रिडक्शन होते जा रहा है, तो आप रिडक्शन ही तो लिखोगे ना, मतलब रिड्यूसिंग सीक्वेंस में हो तो ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा SrP हो जाएगा। कितनी वैल्यू बच्चों कॉपी करो 1.595 वोल्ट। अच्छा अब आप क्या करो इसी हाइपोब्रोमाइड में आप क्या करो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन करो, तो आपको उल्टा आना पड़ेगा, मतलब आपको अगेंस्ट द एरो चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E नॉट ऑफ HbRO2 Br O3 माइनस इक्वल्स टू ये +1 से कहां जा रहा है बच्चों +5 ऑक्सीडेशन, पर आपको दिया था रिडक्शन, आप उल्टा अगेंस्ट द एरो ऑक्सीडेशन कर रहे हो, मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों बस माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये -1.5 वोल्ट। अच्छा +1 से प्लस है मतलब क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों SOP हो जाएगा। क्या बचा उठा के कॉपी कर दो इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा बच्चों चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों आपका SOP एनोड कितना है -1.5 वोल्ट प्लस SrP कैथोड कितना है देखिए 1.595, ये वैल्यू पे कितनी आएगी प्लस में आ जाएगा 0. क्या होता है बच्चों 0.95 जो भी आ रहा है ठीक है प्लस में आ रहा है, इसका क्या मतलब बच्चों कि सेल इज फिजिबल। तो अगर सेल फिजिबल है बच्चों यानी कि सेल फिजिबल है मतलब ये दो हाफ मिला करके आप क्या कर सकते हो एक सेल बना सकते हो जो कि आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा HbRO का यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है। इस मींस कि HbRO का ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों HbRO, जो आपका थर्ड ऑप्शन था शायद, ठीक है। जो भी था आप ऑप्शन एक बार देख लेना, मेरे पास नहीं है, ठीक है। आप मैंने तो लिखा था क्वेश्चन उसका चेक कर लेना, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका HbRO हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं हम 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा था। आपको यहाँ पे एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है जो किससे किससे मिलकर बना है बच्चों, एनोड के फॉर्म में कौन है आपका जिंक हाफ है, कैथोड के फॉर्म में कौन है बच्चों आपका कॉपर हाफ है, ठीक है। इस कंडीशन में आपका जो एनोडिक हाफ में इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट उसका कंसंट्रेशन 0.0 मोलर है, और कैथोडिक हाफ में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। ऐसे कंडीशन में आपको सेल का ईएमएफ कितना दे रखा है बच्चों E1 दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब बोलता है यदि कंसंट्रेशन वैल्यू को उल्टा कर दे, मतलब ये कितना बना दिया 1 मोलर और इसको कितना बना दिया बच्चों 0.01 मोलर, तो बोलता है कि अब सेल का ईएमएफ यानी सेल का E की वैल्यू कितनी है E2 है। तो पूछा आपसे सिंपल E1 और E2 में क्या रिलेशन है, बस ये आपको करना है, ठीक है। चलिए तो पहले आते हैं इनिशियली, ठीक है बच्चों, इनिशियल कंडीशन में आते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों जिंक सॉलिड 2 Zn2 प्लस विद कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर। अच्छा दूसरा उधर चले जाएं तो उस तरफ जाएंगे बच्चों, तो ये आपका कैथोड है, कैथोडिक हाफ में क्या हो रहा है बच्चों कॉपर 2 पॉजिटिव विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर गेट्स रिड्यूस्ड टू कॉपर सॉलिड। अगर आप इसको बच्चों मिलाएंगे, मिला करके एक आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस विद कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों जिंक 2 प्लस विद कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर प्लस कॉपर सॉलिड। यही होने वाला है बच्चों, यही तो होगा। अच्छा क्या आप इस सेल के लिए बच्चों नष्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों E of cell equals to E naught of cell minus 0.059 upon n into log of क्या हो जाएगा बच्चों log of QC होता है अदर देन इक्विलिब्रियम। अब QC क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या हो जाएगा बच्चों जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कंसंट्रेशन इनटू कॉपर जो कि सॉलिड फेज में अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों कॉपर 2 पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा बच्चों जिंक सॉलिड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये रहा प्रोडक्ट और ये रहा आपका रिएक्टेंट, जिसमें बच्चों ये सॉलिड है यूनिटी हो जाएगा प्योर सॉलिड यूनिटी, प्योर सॉलिड यूनिटी। अच्छा Zn2 प्लस कितना 0.01, कॉपर 2 पॉजिटिव कितना 1 मोलर। अच्छा ई सेल कितना देखिए कितना दे रखा है बच्चों E1 दे रखा है। E नॉट सेल कितना वैसे तो इसके लिए 0.76 होता है पर पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि थोड़ी देर में क्या होने वाला है E नॉट सेल वैल्यू क्या होने वाला बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको कितना पुट कर दोगे प्लस में 0.76 वोल्ट पुट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि जिंक कॉपर आपके लिए इतना ही होता है, ठीक है। चलिए अब मैं फटाफट वैल्यूज को लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं और इसी में मैं फटाफट क्या कर रहा हूं बच्चों वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका E1 इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n। n कितना होगा बच्चों अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो कितना होगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो या तो आप एनोड हाफ को ले लो या कैथोड हाफ को ले लो। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका एनोड हाफ, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका कैथोड हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कोई भी एक हाफ से आप n को उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इनटू लॉग ऑफ, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 0.01 और रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। बस ये आपका आ गया E1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली फाइनली क्या हो जाएगा, तो फाइनली क्या होने वाला है बच्चों, एनोड पर क्या लिखेंगे बच्चों, एनोड पर देखिए जिंक सॉलिड Zn2+। अच्छा यही तो नहीं कॉपी करना, इसी को तो उल्टा करना था आपको कंसंट्रेशन वैल्यू को। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 मोलर प्लस साथ में क्या लगाओगे 2 इलेक्ट्रॉन लगाओगे। अच्छा कैथोड पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कैथोड पर हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर सॉलिड। क्या आप यहां से एक सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव 0.01 मोलर, ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा Zn2+1 मोलर प्लस कॉपर सॉलिड। अब मैं डायरेक्टली बच्चों इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, प्योर सॉलिड जो होगा उसको यूनिटी लेके चलेंगे और बाकी को प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके लिख देंगे, जैसा यहाँ पे किए थे वैसे वही करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा बच्चों आप देखिए E2, ई सेल क्या होगा कितना दे रखा है देखिए, तो आपका ई सेल कितना दे रखा है E2 इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, किसी हाफ से भी आप निकाल लो, देख लो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनटू लॉग ऑफ ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है ये प्योर सॉलिड है 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना है Zn2+1 अपॉन नीचे आ जाइए जिंक सॉलिड है इसको लेके चलेंगे नहीं, प्योर सॉलिड इमिटी, तो बचाइए कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गया E1 के साथ, एक इक्वेशन आपको ये मिल गया E2 के साथ। ठीक है, अब क्या करना है आपको दोनों को कंपैरिजन कर लेना है। ठीक है, अगर आप दोनों कंपैरिजन करेंगे, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एक काम करता हूं मैं ना दोनों को माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसको माइनस कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू, अगर मैं E2 माइनस E1 करता हूं तो क्या हो जाएगा देखिए E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ, ये कितना हो जाएगा बच्चों 100, ये तो बच्चों 100 हो जाएगा ना, 2 डेसिमल ऊपर चले जाएगा। अच्छा माइनस इसको उठा के कॉपी करें, E1 की वैल्यू कितनी है E0 ऑफ सेल माइनस आगे लिखेंगे क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो आपका E1 माइनस E2 हो गया। अब E1 माइनस E2 इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू आना, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा आप फटाफट चेक कर लीजिए। ठीक है, जगह नहीं है, मैं फटाफट क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ऊपर से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको ऑप्शन रहने देता हूँ और इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक, इसको भी हटा रहा हूँ, रिएक्शन वगैरह वगैरह कोई काम नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए। चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप इसको डिवाइड माइनस किए हैं तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा E0 से। अच्छा बच क्या जाएगा बच्चों प्लस में आ गया, तो 0.059 अपॉन 2 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों log 1 माइनस log 100। सिंपल सी क्या आप log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो बच्चों। देखो ये E0 कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस है रहने दो अभी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा ये log a अपॉन b है, तो log a ये अपन log a अपॉन b है, तो log a माइनस log b लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कॉपी करें तो देखो माइनस 0.059 अपॉन 2 इनटू log ऑफ 100, यही तो होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा बच्चों log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, तो ये बच कितना गया ये 0 माइनस ऑफ समथिंग माइनस ही रहेगा, तो माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2 इनटू log 100 माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2 इनटू log ऑफ 100। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हो ये 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अगर आप नेट सम निकालेंगे बच्चों, तो नेट सम कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स ऑफ 0.059 अपॉन 2 इनटू log 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी जो कुछ भी आना है बच्चों 0.059 इनटू log 100 कितना होता है बच्चों, ये वाला है 2 log 10, यानी log 100 कितना होता है 2 होता है। तो जो भी वैल्यू आ रही है बच्चों वो आप चेक कर लो, देखो तो क्या आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है E2 माइनस E1 का वो आपका नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों आपका ये नेगेटिव आ रहा है,
मतलब यानी कि अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि E2 छोटा है, E2 छोटा है और E1 क्या हो गया बच्चों? बड़ा हो गया है। यानी यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर E2 माइनस E1 अगर नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि E2 छोटा है और E1 क्या है बच्चों? बड़ा है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? E2 छोटा है, E1 बड़ा है। E2 छोटा है, E1 बड़ा, मतलब कौन सा ऑप्शन है बच्चों? करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका आपका D है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। नीट 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? नीट 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, फेडरल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको यूज करना है। क्या बोलता है बच्चों? मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लेके चला गया है, ठीक है, तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया। इसका क्या मतलब है कि आपको दो ही आयन से आपको दो ही आयन कंसीडर करना है, एक Na+ दूसरा Cl- H+ OH-, मतलब वाटर कंसीडर नहीं करके चलना है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? आपका Cl नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एनोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा? एनोड पे रिएक्शन हो जाएगा बच्चों Cl- gets oxidized to Cl2। ये हो जाएगा बच्चों आपका बैलेंस करेंगे, पहले एटम को बैलेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन लाइन, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों इसके लिए? n की वैल्यू हो जाएगी 2। n फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए? 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो हाफ है सोडियम वो मैं लेके नहीं चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे पूछा क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 3 एम्पियर करंट से इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, तो कितने समय में, देखिएगा टाइम रिक्वायर्ड, कितने समय में क्लोरीन गैस का 0.1 मोल प्रोड्यूस हो जाए। यानी इस क्लोरीन का Cl2 का क्या करना है हमको? 0.10 मोल क्या करना है? प्रोड्यूस करवाना है। तो आप कितना समय लगेगा? जब करंट की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर है। ठीक है, चलिए तो आप करंट की वैल्यू मिल गई। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों रामबाण में आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपको ना तो अलग से फर्स्ट लॉ पे ध्यान देना है, फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ, या फेडरल सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देखना है। ठीक है, आपको मैं डायरेक्टली कंबाइन करके एक रिजल्ट जो बता रहा हूं, क्या है बच्चों? वो होता है W/E = Q/F। ये रिलेशन अगर आपको याद है बच्चों, W/E = Q/F, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। ये क्या आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, और ये Q/F को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फैराडे बोलते हैं। बस आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्या आप W/E को ऐसा लिख सकते हैं? W/E क्या होता है बच्चों? अच्छा इसका मीनिंग मैं बता दूं, मीनिंग बताया आपको। W होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस, E होता है आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, जिसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, इक्वल्स टू Q क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? I × T, करंट × टाइम। तो ये हो गया बच्चों I × T अपॉन फैराडे, कितना बच्चों? 96500 कूलम पर मोल। सारे वैल्यूज को पुट करें। अच्छा, क्या आप बच्चों वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपने इक्विवेलेंट वेट को तोड़ा है कैसे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो अब बचा क्या? इसको अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हम इसको, जो मैंने घेरा लगाया है, क्या इसको लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, n फैक्टर कहाँ चले जाएगा बच्चों? ऊपर, इनटू n फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? करंट इनटू टाइम अपॉन 96500। अब क्या बचा बच्चों? सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा जगह नहीं है, मैं इधर आ जाता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। n फैक्टर कितना इसके लिए? 2 है, यानी कि यहां पर हम n फैक्टर वैल्यू कितनी पुट करेंगे बच्चों? 2 पुट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया देखिए तो क्लोरीन का 0.10, सो 0.10 इनटू n फैक्टर कितना है बच्चों? 2, अभी जस्ट निकाला था मैंने यहाँ पर, इक्वल्स टू करंट कितना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 3 एम्पियर, सो 3 इनटू टाइम निकालना था, टाइम को t मान लेते हैं, t सेकंड्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 96500। आप यहाँ सॉल्व करें, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? याद है बच्चों 96500 इनटू 0.2 अपॉन 3। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए मैं इसको आपको सॉल्व कर ही देता हूँ, कितना रहा है मैं भी चेक कर लूँ। ठीक है, 2 मिनट बस। ये 96500 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है बच्चों आपका 6433 सेकंड आ रहा है। पर आपका जो ऑप्शन मिनट में है तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अपॉन 60 कर देंगे। तो अगर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 60 से डिवाइड कर दे तो ये आ रहा है बच्चों आपका, ये आ रहा है बच्चों आपका 107 मिनट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 107 मिनट। मतलब 107 मिनट तक अगर आप 3 एम्पियर करंट पास कराते हो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से, तो आपको एनोड पर 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर देखो कोई तो है नहीं, क्लोजेस्ट आंसर क्या है आपका? 110 मिनट। इसका सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है?
110, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन 110 मिनट। 16 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बच्चों? 0.05 मोल पर लीटर, यानी कि सॉल्यूशन की कौन सॉल्यूशन की AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन का मोलरिटी आपको दे रखा है, मोलरिटी कैपिटल M दे रखा है 0.5 मोल पर लीटर दे रखा है, और उसी सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी यानी कप्पा दे रखा है बच्चों। ये क्या है आपका 5.76 into 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या आपका कप्पा की वैल्यू है। तो आपसे पूछा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी के टर्म्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है आपको डायरेक्टली ध्यान में होना चाहिए, ठीक है? क्या होता है बच्चों? लैम्डा एम। ये क्या होता है? लैम्डा एम कैप एम भी बोलते हैं इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है बच्चों? कप्पा इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो उसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में? मोलरिटी, मतलब मोल पर लीटर की बात करोगे, ठीक है बच्चों? चलिए अब एक चीज का और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल किस में होता है बच्चों? सेंटीमीटर टर्म्स में ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है? अगर आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो तो आप कप्पा की वैल्यू किसे पुट करोगे बच्चों? सेंटीमीटर में ही लेते चलोगे, यानी कि इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे सिर्फ तभी जब आपकी वैल्यू किस में दे रखी हो? सेंटीमीटर में दे रखी हो, ठीक है? जो कि पहले से देख रहे हो यहाँ पर कप्पा यानी कंडक्टिविटी किसमें? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, बिल्कुल सही है। चलिए पुट करना स्टार्ट करें। क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा की वैल्यू यहां से कॉपी करें, क्या हो जाएगा? 5.76 into 10⁻³ साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू बच्चों ये क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन मोलरिटी कितना है बच्चों? देखिए तो मोलरिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की? 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है? अच्छा ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, वेरी सॉरी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है? चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा हो गया आपको कैंसिल आउट, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट, तो बच जाएगा बच्चों आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 5.76 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 0.5, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 0.5, यूनिट क्या बचेगा? साइमन्स, ठीक है? ये क्या हो जाएगा बच्चों? लीटर इनवर्स कैंसिल आउट, और 1 सेंटीमीटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों? सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है? चलिए यूनिट मिल गया आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू जो है सॉल्व करने पे कितनी आएगी बच्चों? 11.52। तो आप चेक कर लीजिए कि करेक्ट आंसर क्या है? 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप चेक करिए इसमें 11.52 कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों इसमें बताओ इसमें था ही क्या? फॉर्मूला अगर आपको याद है, सीधा वैल्यू पुट करो, गुना भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दे रखा है जिसमें 60 सेकंड तक इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया है। कितने करंट से? 1 एम्पियर से, मतलब 60 सेकंड तक 1 एम्पियर करंट पास करके सर्टेन इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया। तो पूछता है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कुल कैथोड एंड पर कितने इलेक्ट्रॉन डिलीवर होंगे? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप क्या करोगे बच्चों? इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करोगे आप? हमको पता है Q बराबर चार्ज क्या होता है बच्चों? I into T। चार्ज क्या होता है बच्चों? करंट इनटू टाइम। अच्छा यही Q क्या होता है बच्चों? N into E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? करंट इनटू टाइम, कॉपी कर देंगे। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड n निकालना है इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों? अच्छा दिया नहीं और हमको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है? वो कितना? 1.6 into 10⁻⁻19 चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू I करंट कितना बच्चों? 1 एम्पियर इनटू टाइम कितना बच्चों? 60 सेकंड, ठीक है? चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19। बस यही आपका आंसर आ चुका है बच्चों। सोचो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर है वो नियरली आ जाएगा बच्चों 16 3 48, 16 4 64, 16 का टेबल आता है ना, 16 16 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64। तो ये वेरी क्लोज टू कितना बच्चों? 64, मतलब 4 के क्लोज होगा आंसर, वो है आंसर आपका, ये है। मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूर से दिख रहा था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3.75 into 10⁻20, ठीक है? चलिए मतलब इतने इलेक्ट्रॉन डिलीवर हो जाएंगे कब? जब आप किसी एक सॉल्यूशन जो भी दे रखा हो को 1 एम्पियर करंट से 60 सेकंड तक इलेक्ट्रोलाइज कराओगे, ठीक है बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2016 का अगला क्वेश्चन क्या है? नीट 2016 का अगला क्वेश्चन बच्चों कि हमको फाइंड क्या करना है? प्रेशर ऑफ H2 गैस,
ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, H2 गैस का प्रेशर फाइंड करना है उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब क्या हो जाए बच्चों, उसका पोटेंशियल मतलब सेल का, इस हाफ सेल, हाइड्रोजन के हाफ सेल का पोटेंशियल कितना हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। कब, जब हम क्या लेके चल रहे हैं, प्योर वाटर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करें, नस्ट इक्वेशन लगा लें, या इससे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आप प्योर वाटर को लेकर चलेंगे, उसमें आपको हाइड्रोजन का प्रेशर पूछा है, कुछ भी नहीं दिया है, आपको दिया है यहाँ पर कि कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, कोई बात की गई है क्या, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा बच्चों बाय डिफॉल्ट हम क्या लेकर के चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल लेकर के चलेंगे तो कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, रिडक्शन होने का रिएक्शन लिखेंगे। तो रिडक्शन होने का रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, H+ का रिडक्शन किसमें हो जाएगा, H2 में, H+ aqueous। ठीक है, और ये हो गया H2 इन द गैसियस फेज। बैलेंस करें, यहाँ पे 2 लगाएंगे, पहले एटम को बैलेंस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या आप इस हाफ सेल में नस्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों। नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, E of H+2H2 equals to E0 of H+2H2 minus 298 केल्विन है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे 298 केल्विन है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 0.059 अपॉन n into log of क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन से फेज में बच्चों, गैसियस फेज में। तो गैसियस फेज में अगर है तो हम क्या लेके चलते हैं, उसका प्रेशर लेकर के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन इधर क्या हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और जो कोएफिशिएंट में है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, पावर में लेकर के चले जाएंगे, H+ का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि E0 of H+2H2 ये कितना होता है बच्चों, 0 वोल्ट होता है एट 298 केल्विन बच्चों, कितना होता है ये, 0 होता है। ये आपको डायरेक्टली ध्यान में होना चाहिए। तो इसको हमने कितना पुट किया बच्चों, 0 पुट किया, माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है बच्चों, ध्यान दो इधर, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हमने लिखा है 2 इनटू लॉग ऑफ, यही तो आपको निकालना है कि प्रेशर ऑफ H2 कितना रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो जाए, पोटेंशियल भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको ये प्रेशर अगर फाइंड करना है बच्चों, किस कंडीशन में, ध्यान दीजिए, प्रेशर फाइंड करना है कब, जब EMF कितना हो जाए, सॉरी EMF नहीं, पोटेंशियल कितना हो जाए, 0। तो प्रेशर उस समय पर फाइंड करना है जब E कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ रखेंगे 0 अपॉन H+ का स्क्वायर। अब बच्चों H+ वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करोगे, इसमें तो H+ वैल्यू कहीं दी ही नहीं। अब E यहाँ से पकड़िएगा, ये प्योर वाटर है, तो हमको पता होना चाहिए बच्चों, फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर H2O क्या होता है बच्चों, H+ इक्वल्स टू OH माइनस। अच्छा एक बात और, फॉर प्योर वाटर, और यहाँ क्या बच्चों 298 केल्विन है, सो फॉर प्योर वाटर एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर प्योर वाटर के लिए बच्चों H+ इक्वल्स टू OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कितना होता है, 10 की पावर -7 होता है। ये दो बातें आपको एकदम ध्यान में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। H+ की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7, सो 10 की पावर -7 क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करिए, ये हो जाएगा बच्चों 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ pH2 अपॉन 10 की पावर -14, यही हो जाएगा। चलिए मैं इधर से इसको हटा रहा हूं, जो आपको पता होना चाहिए था। चलिए सॉल्व करिए, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के 0, यानी क्या बच जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10 की पावर -14 इक्वल्स टू कितना, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर बच्चों प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10 की पावर -14 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, एंटी लॉग ऑफ 0, जो कि होता है बच्चों 10 की पावर 0। भाई एंटी लॉग निकालना है, 10 की पावर में लगा दोगे, 10 की पावर 0, जो कितना हो जाएगा बच्चों 1, यानी कि कुल मिला के क्या हो गया बच्चों, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10 की पावर -14 इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0 कितना, 10 की पावर 0, जो कि होता है 1 के बराबर। देयरफॉर बच्चों प्रेशर ऑफ H2 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -14, 10 की पावर -14 ATM। ठीक है बच्चों, तो आप ऑप्शन चेक करिए, -4 -10 -12 -14, तो 298 केल्विन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर -14 ATM। ए इज द करेक्ट। नीट 2015 में, सॉरी 2015 में नीट नहीं, AIPMT 2015 में क्या सवाल पूछा गया था कि एक ऐसे डिवाइस को बताएं जो क्या करता है, आपको कंबसन एनर्जी ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल के कंबसन से जो एनर्जी मिलता है उसको वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कि कुल मिलाकर के आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, हीट एनर्जी, अब ये हीट एनर्जी मतलब कि ये एक्चुअल में कहां से आया है, दिस कम्स फ्रॉम, ये कहां से आया बच्चों, कंबसन ऑफ फ्यूल्स। ठीक है,
को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ऐसा कौन सा डिवाइस है, तो बच्चों ये देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ फ्यूल सेल में मिलता है। अब फ्यूल सेल में क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं, फ्यूल का क्या होता है बच्चों, कंबसन। अब कौन सा फ्यूल आप लगा सकते हो, तो इसे बच्चों फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन भी होता है, फ्यूल के फॉर्म में बच्चों आपका मीथेन भी होता है, मीथेन CH4, ठीक है बच्चों। फ्यूल के फॉर्म में आपका मेथनॉल भी होता है, मतलब CH3OH भी होता है। तो हाइड्रोजन लगा लो एज ए फ्यूल, या मीथेन लगा लो एज ए फ्यूल, या मेथनॉल लगा लो एज ए फ्यूल, ठीक है। तो इसके कंबसन से जो आपकी हीट एनर्जी मिलेगी वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं फ्यूल सेल बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक और चीज, ये जो फ्यूल सेल होता है बच्चों, दैट इज नॉन पॉल्यूटिंग। इसकी खासियत क्या है, फ्यूल सेल जो होते हैं बच्चों वो क्या होता है आपके, नॉन पॉल्यूटिंग। बहुत अच्छी बात है, नॉन पॉल्यूटिंग है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे नियरली 70%। फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है बच्चों, नियरली कितना होता है बच्चों, 70। थ्योरेटिकली तो वैसे 100% होता है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, हाईली एफिशिएंट 100% होता है। पर अगर प्रैक्टिकली चेक करोगे तो ये 60 से 70% इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नीट 2000 फिर से नीट नहीं 2014 में फिर से AIPMT था, तो AIPMT 2014 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोला बच्चों, आपको सिल्वर का वेट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना आपको, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में डिस्प्लेस्ड सिल्वर का वेट निकालना है, किसके करस्पॉन्डिंग, तो उस ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में कितना लिबरेट होता है, 5600 ml लिबरेट होता है, ठीक है। चलिए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इधर आ जाइए फॉर सिल्वर, तो फॉर सिल्वर मैंने आपको जब भी इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस आए तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, रामबाण की तरह काम करेगा, वो है आपका फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कंबाइन करके आप एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना लें, W/E = Q/F, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेरेड, ठीक है। चलिए हम एक तरफ क्या करने जा रहे हैं, सिल्वर के लिए लिखा है और हमने एक तरफ क्या लिखा है, फॉर ऑक्सीजन। तो फॉर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन द सेम थिंग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेरेड। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला है यहाँ पर, बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये बोल रहा है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर हाफ के लिए यूज किया जाता है उतना इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए, ऑक्सीजन हाफ के लिए भी है, ठीक है। यानी कि आप आपका ध्यान करो, देखो F दोनों में तो सेम है क्वांटिटी। अच्छा Q बराबर क्या होता है बच्चों, I into T, Q बराबर क्या होता है बच्चों, I into T। तो करंट तो देखो बच्चों क्या बोला है, ये देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला है, सेम अमाउंट में पास किया गया है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट विद सेम टाइम पीरियड, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर दोनों का बच्चों RHS सेम होगा तो यानी दोनों क्या हो जाएगा, LHS भी सेम, तो W/E फॉर सिल्वर विल बी इक्वल टू W/E फॉर ऑक्सीजन। बस ये रिलेशन अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पर एक दिक्कत भी है बच्चों, देखो सिल्वर का तो क्या पूछा आपसे, वेट पूछा है, जो कि ऑप्शन दे रखा है ग्राम्स में, पर ऑक्सीजन के लिए बच्चों ध्यान देना है यहाँ पर, ये ग्राम्स में नहीं, वेट नहीं, क्या दिया है, वॉल्यूम, किसमें, ml में। तो अब आप यहाँ पे इसको यूज कर नहीं सकते हो क्योंकि ये तो जो आपने इक्विवेलेंट लिखा है तो किसके टर्म्स में है, वेट के टर्म्स में है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मोल कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, मोल कंसेप्ट हमको आता है, अगर हम इक्विवेलेंट को वेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, तो वेट की जगह पे क्या लिखेंगे, गिवन वेट की जगह पे क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम लिखेंगे। तो वेट की जगह वॉल्यूम और इक्विवेलेंट वेट की जगह इक्विवेलेंट वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, W/E फॉर सिल्वर इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम फॉर ऑक्सीजन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है तो अभी भी इक्विवेलेंट ही था वेट के टर्म्स में, अभी भी इक्विवेलेंट है वॉल्यूम के टर्म्स में। तो सिल्वर के लिए हमने वेट के टर्म्स में फॉर्मूला यूज किया है और ऑक्सीजन के लिए हमने वॉल्यूम के टर्म्स में फॉर्मूला यूज किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिल्वर का वेट निकालना है तो हमने W का W लिखा, W ऑफ सिल्वर अपॉन बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अगर कंपाउंड होता तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, पर ये तो क्या ठहरा बच्चों, एलिमेंटल फेज में, तो एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर। तो एटॉमिक वेट कितना 108 अपॉन सिल्वर का n फैक्टर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे, Ag+2Ag, यही तो होगा। कितने इलेक्ट्रॉन लगेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा,
तो यानी क्या लिखा हमने अपॉन 1 इक्वल्स टू, इधर आइए वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया बच्चों, देखो तो ऑक्सीजन का 5600 दिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5600 ml अपॉन नीचे इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो जैसे हमने इक्विवेलेंट वेट लिखा क्या एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर, वैसे क्या लिखेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में क्या लिखेंगे मोलर वॉल्यूम अपॉन n फैक्टर। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है बच्चों 22400 ml। एसटीपी पर कितना होता है ध्यान देना, इधर एसटीपी दे रखा है, तो स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन पर मोलर वॉल्यूम फिक्स हो तो कोई भी गैस दुनिया कोई भी गैस हो कितना होगा 22400 ml होगा। नीचे n फैक्टर कितना होता है बच्चों ऑक्सीजन के लिए 4 होता है, ये मैं आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है। तो बचा क्या देयरफॉर वेट ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 * 108, यानी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 108 ग्राम। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है बच्चों। बस इसमें इतना ही काम करना था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 2014 के अगले क्वेश्चन बच्चों। 2014 एआईपीएमटी का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको क्या निकालना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, मतलब हमको ये पता करना है कि जब 0.1 मोल ऑफ MnO4 ठीक है MnO4 को जब MnO4 में ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं बच्चों कि इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हम फिर चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम पहले प्रोसेस लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पर बच्चों MnO4 मतलब ये हो गया आपका बच्चों मैग्नेट एंड किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो तो पर मैग्नेट में MnO4 में मैग्नेट गेट्स ऑक्सीडाइज टू पर मैग्नेट, ये आपको दे रखा है, आपको अपनी बुद्धि थोड़ी लगानी। तो यहाँ पे इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मैग्नीज का बच्चों तो ये हो जाएगा आपका +6, ये आपका हो जाएगा बच्चों +7। अच्छा पहला काम क्या करोगे आप बच्चों, जिसका स्टेट चेंज हो रहा है उसको पहले नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे, मैग्नीज पहली बराबर है तो आप क्या करोगे ऑक्सीडेशन नंबर 6 × 1 = 6, इधर क्या है 7 × 1 = 7, तो कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लगा, ऐसा क्या मतलब है कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या हो जाएगा बच्चों 1 फैराडे, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 96500 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कुल कितने चार्ज लगने वाले हैं बच्चों 96500, ठीक है, 1 फैराडे के बराबर चार्ज लगने वाला है, ठीक है। पर आप इसको टिक नहीं करेंगे जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि आप ध्यान देना बच्चों ये जो आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगा है ना, ये तब लगा है जब आपके पास यहाँ पे मैग्नेट आयन कितना है 1 मोल है, तो आप ध्यान देना कि 1 मोल मैग्नेट आयन अगर है तब आपको कितना चार्ज लग रहा है, सॉरी कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 फैराडे चार्ज लग रहा है आपको, पर क्वेश्चन में कितना दिया ध्यान देना है 0.1 मोल दिया है, सो देयरफॉर 0.1 मोल MnO4 के ऑक्सीडेशन में कितना लगेगा बच्चों, तो अगर 1 के लिए 1 लगता है तो 0.1 के लिए कितना लगेगा 0.1 के लिए लगेगा 96500 कूलम इंटू 0.1, यानी कितना हो जाएगा बच्चों ये 9650 कूलम, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये आपका सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए धन्यवाद।